कंट्रोल रुक जाना। नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। हम लाउड फार्मर शो के ऊपर आपसे बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानों के इर्द गिर्द के उन विषयों को लें जिन विषयों को लेने में बाकी लोग थोड़ा घबरा रहे हैं। हम आपसे आज तक बात करते आए हैं किसानों को लेकर के, किसानों की तकलीफों को लेकर के, किसानों की संघर्ष की गाथा को लेकर के, और किसान अब अगले कदम के बारे में क्या सोच रहे हैं। पर इतना काफी नहीं है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि किसानों को लेकर के जो रिपोर्टिंग हो रही है, और खासकर टीवी चैनल पे जो किसानों को लेकर रिपोर्टिंग हो रही है, वो रिपोर्टिंग कितनी पत्रकारिता के सिद्धांत के अनुकूल है, कितनी पत्रकारिता के सिद्धांत के विरुद्ध है। हमारे साथ आज एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टार जर्नलिस्ट हैं, संपादक रहे हैं और टेलीविजन की जानी मानी हस्ती हैं। आप इनके चेहरे से इन्हें जान लेंगे। श्री कुर्बान अली साहब। कुर्बान अली जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, रविवार से लेकर बीसी तक और भी कई जगहों तक। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रो पीपुल जर्नलिज्म करते हैं। मैंने आज उन्हें इसलिए इनवाइट किया है। कुर्बान साहब, आपका स्वागत है। और आपको मैंने आज ये सोच के दावत दी है कि हम आज किसानों के आंदोलन को लेकर के या जनता की समस्याओं को लेकर के अगर थोड़ा कैनवस बड़ा करें, जो रिपोर्टिंग हो रही है, खासकर टेलीविजन की रिपोर्टिंग, न्यूज चैनल की रिपोर्टिंग, और अब तो आज खबर आई कि अखबारों की भी रिपोर्टिंग अब उसी तरफ टिल्ट हो रही है, मुड़ रही है जी। इसको लेके आप पत्रकार हैं और आपके मन में आप इन सारी चीजों को देखते होंगे। सोशल मीडिया पे आप जाते हैं, टेलीविजन चैनलों पे भी। वैसे तो आप भी शायद बायकॉट करने वाले लोगों की लिस्ट में हैं, लेकिन कभी कभी आप जाते हैं। इस सारी स्थिति को देख करके आपके मन के ऊपर क्या असर पड़ता है? और पत्रकार कुर्बान अली से हम इसके दूसरे हिस्से में जानना चाहेंगे। मैं दोनों सवाल इसलिए एक साथ पूछ रहा हूँ कि आप चाहें तो दोनों को मिला के जवाब दें या अलग अलग दें। कि एक पत्रकार के रूप में आपके मन में किस तरह की भावना पैदा होती है आज के रिपोर्टिंग को देख करके, खासकर किसानों को लेकर के? संतोष जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप अपने चैनल पे मौका देते हैं अपनी बात कहने का, ऐसे माहौल में कि जब अब बात कहने की जगह बहुत कम हो गई है या सिकुड़ती जा रही है। एक आशा की उम्मीद बनती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और कहीं कुछ लोग हैं जो अभी उन सिद्धांतों पर अडिग हैं जो पत्रकारिता के थे, होने चाहिए, और अब अफसोस से नहीं रह पा रहे हैं। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, 3 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया हम, और अब मैं ये आज सुबह सोच रहा था, अखबार भी देख रहा था कि अखबार में कितनी जगह कम हो गई है। ऐसा लग रहा है कि शायद दिल्ली में किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, अगर आप अखबार देखें तो उससे वितरषणा का भाव और ज्यादा बढ़ता है और यही लगता है कि इतने हजारों लोग पड़े हुए हैं और अब उनकी बात अखबार के पहले पन्ने पे तो जाने दीजिए, बाकी के पन्नों पर भी कुछ दूसरे कारणों से है। उस कारण से नहीं है कि जो उनका आंदोलन है और जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और शायद सरकार इसी मौके की तलाश में थी कि एक ऐसा वक्त आ जाए जब ये लोग परेशान हो जाएं और खुद उठ करके ऊब करके चले जाएं, क्योंकि जनता में भी कोई आम लोगों में इसके प्रति अब दिलचस्पी शायद नहीं रह गई है, ऐसा सरकार को लगता होगा, क्योंकि वो अब खबर नहीं बन रही है, वो सरकार को परेशान करने वाली खबर नहीं बन रही है या उसे मजबूर करने वाली खबर नहीं बन रही है कि उस पर बात की जाए, या जो संसद सत्र के दौरान घड़ियाली आंसू बहाए गए थे उस दौरान कि हम साहब एक फोन कॉल अवे हैं किसानों से, अब तो लगता है कि वो एजेंडा ही खत्म हो गया है। तो ये जो दौर है बहुत ही खतरनाक दौर है। पंजाब के बहुत युवा कवि थे, बहुत जवानी में उनको मार दिया गया पाश, कि बहुत खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो अब हम ऐसा लग रहा है कि शायद अब सपने देखने भी हम लोगों ने बंद कर दिए हैं और अब खबर वही रह गई है जो चटपटी हो, मसालेदार हो, या जिससे टीआरपी बढ़ती हो या अखबार को विज्ञापन मिलता हो,
और ये जो बुनियादी सवाल हैं लोगों के, हाशिए पे रहने वाले लोग और किसान मजदूर, उनकी बात शायद अब हमारे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया के एजेंडे में नहीं है। तो मैं तो इसी निराशा और वितृष्णा के साथ इस माहौल को देख रहा हूँ संतोष जी। पर कुर्बान, आपसे सवाल ये पूछना है, आपने जो कहा सत्यता तो वो नहीं है। दो टेस्ट हुए हैं, एक टेस्ट हुआ है 26 जनवरी का सारे देश में, और उसके बाद सारे देश में किसानों की पंचायतें शुरू हो गई। तो जितनी संख्या है जो सोचा हमें बताता है या हमारे मित्र चारों तरफ से बताते हैं, वो तो ये कहते हैं हर जगह पंचायतें हो रही हैं और बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। एक दूसरा, कल का रेल रोको आंदोलन जो हुआ, रेल रोको आंदोलन भी एक टेस्ट था। और जितनी जगहों पे रेल रोको आंदोलन हुआ, जितना शांतिपूर्ण हुआ, लोग बैठे और जहां ट्रेन रोकी गई वहां उन्होंने, जहां सरकार ने कहा था कि अगर रेल रोकी जाएगी तो हम लोगों की सुविधाओं का ख्याल, वहां किसानों ने लोगों को चाय भी पिलाई, दूध भी पिलाया, नाश्ता भी दिया, चने भी खिलाए, नमस्ते भी किया। और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो उनका समर्थन भी किया कि ठीक है ये कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं। और सारे देश में ये रेल रोको हुआ, ये सिर्फ दिल्ली के आसपास नहीं हुआ। तो इसलिए स्थिति तो दूसरी है। और किसानों की अब रणनीति ये है कि हम दिल्ली के आसपास रहेंगे एक प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी खेती में लगेंगे। उसके बाद हम कलकत्ता कूच करेंगे और उसके बाद हम 40 लाख ट्रैक्टर का देश में मार्च करेंगे। अभी उन्होंने इसके आगे की बात नहीं की है, लेकिन एक बात कही जिसका आज अभी भी एक खबर आई कि जो राकेश टिकैत ने कहा कि हमें एक फसल की कुर्बानी देनी चाहिए। तो आज एक किसान ने अपने खेत को ट्रैक्टर से रौंद दिया, सारी फसल उसने जमीन में मिला दी, और वो बड़े दर्द के साथ उन्होंने कहा कि हम एक फसल की कुर्बानी देंगे, क्योंकि सरकार को यही समझ में आता है कि हम अपने खुद कितने कोड़े मारे, हम मार के आपको दिखाते हैं कि हमें कितनी बर्दाश्त है। तो मेरा ये कहना है कि स्थिति जमीन पे दूसरी है। पर मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि आप अगर इस समय संपादक होते, आपके हाथ में निर्णय होता या आप पत्रकारिता कर रहे होते, आप कैसी पत्रकारिता करते इस समय? क्योंकि अभी भी अपने कुछ साथी हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जैसे अजीत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अजीत को 16 करोड़ के लगभग उनके फॉलोवर हो गए हैं, जो इंडिविजुअली किसी के भी कहीं फॉलोवर नहीं है। टीवी चैनल के तो चैनल के नाते हैं या खरीदे हुए फॉलोवर हैं, जो हमारे अर्णव गोस्वामी ने दिखाया। तो हर चैनल ये करता होगा, पैसा देता होगा, अपने को रेटिंग में लाता होगा। एक चैनल है जिसमें आप तो नहीं रहे, आपके साथी रहे उसमें, जिसने तीसरी बार माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ को बेस्ट चीफ मिनिस्टर बता दिया, तीसरी बार। और उसके पास कितने विज्ञापन हैं, कहां कहां से उसको क्या मिल रहा है, ये हम सब जानते हैं। मैं कुर्बान अली रिपोर्टर से पूछ रहा हूं कि उन्हें कैसा लगता है इस तरह की रिपोर्टिंग देख के, और आप होते तो कैसी रिपोर्टिंग करते? जी संतोष जी, आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं आपकी बात से पूरी तरह 100% सहमत होते हुए इस बात को कह रहा हूं कि मैंने कभी नहीं माना कि किसान आंदोलन कमजोर हो गया है या उसकी संख्या कम हो गई है या उसके मुद्दे खत्म हो गए हैं या उसे जन समर्थन नहीं मिल रहा है। यकीनन जबरदस्त मिल रहा है, और 26 जनवरी के बाद से तो और ज्यादा, जिसको कि अलग अलग तरीके से कि साहब राकेश टिकैत की आंसुओं ने जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जादू कर दिया। बड़ी बड़ी रैलियां हुई मुजफ्फरनगर से लेकर के बागपत और आगरा तक। तो मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूं जो ये मान रहा हो कि साहब ये आंदोलन कमजोर पड़ गया है या खत्म हो रहा है। मेरी शिकायत अपनी उसी मीडिया से है जिसका बदकिस्मती से मैं अपने आप को सदस्य भी मानता हूं अभी तक, तो क्योंकि अभी मुझे खारिज नहीं किया गया है पूरी तरीके से, कि उस मीडिया को क्या हो गया कि उसने शुरुआती दिनों में तो कुछ दिन तक ये दिखाया, और उसके बाद उसको जब 26 जनवरी और लाल किले का मामला आ गया तो कुछ दिन दिखाया, और उसके बाद से पता नहीं क्या उसको अब सांप सूंघता जा रहा है कि इस आंदोलन की खबर उसके एजेंडे में कहीं नजर नहीं आती।
छुटकी फुटकी खबरें आप दे रहे हैं, या टेलीविजन पे तो मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल किसान आंदोलन का कोई जिक्र ही नहीं है। अब चीन का जिक्र हो रहा है, अर्थव्यवस्था का जिक्र हो रहा है, चुनावों का जिक्र हो रहा है, और दूसरी समस्याओं का जिक्र हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आ रहे हैं, उत्तराखंड की आपदा भी आ गई। वो सारी चीजें होती रहनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल का चुनाव, वो तो हर चैनल की लीड स्टोरी बना हुआ है, बल्कि कुछ चैनल तो वहां जाकर के कॉन्क्लेव करके उस सवाल को प्रमुखता से उठा रहे हैं, मतलब अपने एजेंडे को सबसे आगे रख करके आ रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन पे क्यों नहीं हो रहा? तो जो आपने मुझसे पूछा कि मैं होता तो क्या करता, तो मैंने तो आपको पहले भी आपके इस कार्यक्रम में अर्ज किया है कि हमें जो ट्रेनिंग आप जैसे लोगों से मिली, उनमें एसपी सिंह, उदयन शर्मा और आप लोग थे कि जिन्होंने स्पॉट रिपोर्टिंग करना सिखाया था, और जिनका जोर इस बात पे होता था कि ये अब पत्रकारिता जो है वो साहित्यिक भाषा में ना लिख करके स्पेट को स्पेट कहने वाली होगी, और अगर दंगा भी होगा तो उसमें हिंदू और मुसलमान कितने मरे ये लिखा जाएगा, कौन पीड़ित हुआ, किसने जुल्म किया ये लिखा जाएगा। तो और जो 3 महीने का घेराव राकेश टिकैत के पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था, उसको लगभग 3 महीने तक हमने मेरठ में रह करके कवर किया। और उसके पहले भी जहां जहां उनके आंदोलन हुए और बाद में भी जो आंदोलन हुए, क्योंकि ये किसी लग्जरी के लिए, ये किसी अपनी आराइश के लिए आंदोलन नहीं है, ये रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है। और न सिर्फ किसान की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है, बल्कि पूरे देश की, क्योंकि आप अपने आप को कृषि प्रधान देश कहते हैं, किसान को आप अन्नदाता मानते हैं। और ये सबको मालूम है कि जब तक पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ, उसके पहले तक हमारे हाथ में कटोरा तक आ गया, और हमको अमेरिका से PL 480 के तहत गेहूं लेना पड़ा, और भी कई देशों से हमको लेना पड़ा। और बाद में भी कई बार ये स्थिति बनी कि हमें अपने देश के लोगों को खिलाने के लिए अन्न नहीं था, और उसका इंतजाम करना पड़ा। दालों का अक्सर संकट हो जाता है। तो जो लोग, और एक नई चीज ये हुई है, प्रधानमंत्री ने जब से कॉरपोरेट की हिमायत में खुल करके वो आए हैं, तो तब से सारे टीवी चैनलों पर और अखबारों में भी ये बहस जोर शोर से उठने लगी है कि जैसे कॉरपोरेट जो है वो पीड़ित पक्ष है, और उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, और किसान की बात को आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट, यानी अनुपात से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। दिखाया तो जा ही नहीं रहा है, लेकिन जो कहा जा रहा है उस पर भी एतराज है कि नहीं साहब, ये ऐसा हालत नहीं है। और कुल मिलाकर के इस पूरे आंदोलन को, जो इस देश के किसान का आंदोलन है, जिसके समर्थन में महाराष्ट्र में नासिक से मुंबई तक लोग पैदल चल के आते हैं, जिसके समर्थन में तेलंगाना में आंदोलन चल रहा है, जिसके समर्थन में कर्नाटका में आंदोलन चल रहा है, जिसके समर्थन में तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, तो उसको माना ही नहीं जा रहा कि ये तो साहब पंजाब के धनी किसान का मामला है, ये बता करके इस पूरे मुद्दे को खारिज करने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, इसी पे बहस करो कि चलिए 1 मिनट के लिए हम आप ही के तर्क को मान लेते हैं कि ये पंजाब के किसान का मामला है, तो पंजाब के किसान को इससे कितना फायदा होने वाला है। और जो MSP की मांग है, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में जिसकी सिफारिश की गई थी, और जिसका वायदा करके ये लोग सत्ता में आए थे 2014 में कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, और उसकी मुख्य सिफारिश यही है कि साहब MSP के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए आप कानून बना दीजिए। आपको क्या मुसीबत आती है भाई कि जब आपने डिक्लेयर किया है कि सरकार मान लीजिए 1800 रुपए या 2000 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगी, या इतने में ही चावल खरीदेगी, धान खरीदेगी, तो वो अगर कानून बन जाएगा तो उससे क्या मुसीबत आ जाएगी? आप कहते हो कि नहीं, हम इसके समर्थन में तो हैं और हम इसे जो है इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन हम इसे कानून बना करके बाध्यता नहीं, क्योंकि फिर बिचौलियों के लिए और जो इसकी इकट्ठा करते हैं सरमाएदार लोग, वो उनको फायदा कैसे होगा? और फिर ये कि जिन लोगों के लिए कानून बनाया गया, संसद में बिना बहस के पारित किया गया, उनको जो फायदा होने वाला है, उन्होंने तो इस पिछले 1 साल के अंदर, क्योंकि उनको मालूम था कि सरकार उनके कहने के अनुसार चलती है, जो वैसा चाहते हैं वैसा कानून वो बना के दे देगी, तो उन्होंने साइलोज अपने खड़े कर लिए उस अनाज को भरने के लिए कि हम किसान से उल्टे पुल्टे दामों में खरीदेंगे और अपना भर करके जमाखोरी करके
फिर इसको हम अपने ऊंचे दामों में बेचेंगे। दूसरी बात संतोष जी ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात आ रही है, इसके बारे में कोई स्पष्ट ता नहीं दिखाई देती। सरकार नहीं कहती कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वो खत्म करेगी या जारी रखेगी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो फिर एक तरह से फिर से किसान को गुलाम बनाने की बात होगी। तो ये जो बुनियादी सवाल हैं जिनके लिए किसान पिछले 3 महीने तक इस कड़ाके की ठंड में भी पड़ा रहा, और अब गर्मी शुरू हो गई है, और अब होली के बाद वहां रुकना कितना मुश्किल हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन हमारे मीडिया के एजेंडे में ये बात नहीं आती, क्योंकि ले दे करके बात यही हो रही है कि जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कॉरपोरेट और सरकार का भक्त है, बल्कि उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। उनकी तनख्वाहें नहीं चलेंगी, मिलेंगी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, और नतीजा ये है कि हम जैसे लोग तो घर बैठने पे मजबूर होंगे, जो इस चारण दस्ते में शामिल होंगे उनको सारी चीजें मिलेंगी। इसका जीता जागता नमूना आपने अभी देखा कि इंडिया टुडे में राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार को न सिर्फ भाई रखना ना रखना ये तो आपका फैसला है, और जब आप तय कर लेते हैं तो किसी को भी आप निकाल सकते हो, लेकिन पहली बार मैंने सुना कि उसको जुर्माने के तौर पे 1 महीने की तनख्वाह जमा करनी पड़ेगी। ऐसा तो मुझे नहीं याद पड़ता, हो सकता है आपके सामने कोई मिसाल हो आजाद हिंदुस्तान में या इवन अंग्रेज के जमाने में भी, कि साहब जो गुनाह आपने किया भी नहीं है उसके लिए आपको अपने 1 महीने का वेतन वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये जो माहौल बन रहा है संतोष जी, ये बहुत ही खतरनाक है। ये फिर लोकतंत्र तो है ही नहीं, ये फाशिज्म की तरफ ही हमें ले जाता है। आप कुछ कह रहे थे? लेकिन कुरबान साहब, मेरे यहाँ इंटरनेट की समस्या है या कहाँ है मुझे नहीं पता। आप लेकिन ये एक नई स्थिति भी पैदा आपकी बात में सुन नहीं पा रहा हूँ, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है जी। अब शायद कुछ बेहतर हुई हो।